हेलो दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्थानीय स्वशासन के विषय में कुछ जानकारी देखेंगे। यदि अभी तक हमारा चैनल KDGS पॉइंट आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे अगले वीडियो की जानकारी आपको यथासमय प्राप्त हो सके। तो यहाँ पे हम स्थानीय स्वशासन देखेंगे। स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य शासन की उस प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है तथा लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। तो ये हो गया स्थानीय स्वशासन से अर्थ। परीक्षा की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम लेकर आपके समक्ष आए हैं। तो पहला तथ्य है, भारत में स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किस वायसराय ने किया था? ये लॉर्ड रिपन ने किया था स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ, लॉर्ड रिपन। अगला तथ्य है, अंग्रेजों ने भारत में शासन के विकेंद्रीकरण के लिए शाही आयोग का गठन कब किया था? तो ये 1907 ईस्वी में किया था। शासन के विकेंद्रीकरण के लिए शाही आयोग का गठन 1907 में। अगला फैक्ट है, शाही आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये CEH हॉब हाउस की अध्यक्षता में किया गया था शाही आयोग का गठन। अगला फैक्ट है, किस अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को केंद्रीय विषय से हटाकर राज्य का विषय बनाया गया? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा इसे स्थानीय स्वशासन को केंद्रीय विषय से हटाकर राज्य का विषय बनाया गया था। अगला फैक्ट है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तथा अगला है, PK थुंगन समिति का संबंध किससे है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है PK थुंगन समिति। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया? तो ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 में आया था के अंतर्गत भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है। अगला फैक्ट है, संविधान के किस भाग के तहत पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया है? तो ये भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। अगला फैक्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 40 के तहत निर्देशित किया गया है कि राज्यों में ग्राम पंचायत गठित किए जाएं, अनुच्छेद 40 के तहत। अगला फैक्ट है, ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है जो कि प्रविष्टि 5 के अंतर्गत दिया गया है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 के तहत कुल कितने नए अनुच्छेद जोड़कर पंचायत संबंधी प्रावधान किया गया है? तो ये 16 अनुच्छेद जोड़ करके पंचायत संबंधी प्रावधान किया गया है 73वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि भाग 9 के अंतर्गत आता है। अगला फैक्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 2 अक्टूबर 1952 को गांधी जयंती के दिन प्रारंभ किया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अगला, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये 1957 ईस्वी में किया गया था बलवंत राय मेहता समिति का गठन, जो कि पंचायत से ही संबंधित समिति थी। अगला फैक्ट है, किस समिति ने सर्वप्रथम भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो ये बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी सबसे पहले भारत में।
अगला फैक्ट है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना किस समिति ने प्रस्तुत किया था? तो ये बलवंत राय मेहता समिति ने प्रस्तुत किया था। क्या? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना। अगला फैक्ट है, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा सुझाए गए पंचायती राज की 3 स्तरीय संस्थाएं कौन कौन सी थीं? तो ये था, पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति तथा तीसरा जिला परिषद। तो ये 3 प्रकार की पंचायती राज की 3 स्तरीय संस्थाएं थीं जो कि बलवंत राय मेहता समिति ने अपने विचारों से सुझाया था। अगला फैक्ट है, अनुसूची 11 के तहत पंचायतों के कार्यक्षेत्र में आने वाले कुल कितने विषय दिए गए हैं? तो इसमें 29 विषय 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं। वर्तमान में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो पहला है ग्राम स्तर, जिस पर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाए। दूसरा, मध्यवर्ती खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत का गठन। और तीसरा, जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन किया जाए। अगला फैक्ट है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो ये ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को विनिर्दिष्ट किए जाने वाले कार्यों को किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये अनुसूची 11 में दिया गया है, उल्लिखित किया गया है। किसी राज्य की जनसंख्या कितनी होने पर उस राज्य में मध्यवर्ती खंड स्तर पर पंचायत का गठन आवश्यक नहीं है? तो 20 लाख से कम होने पर पंचायत का गठन आवश्यक नहीं होता है। अगला फैक्ट है, किसी क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र कौन निर्धारित करता है? राज्य सरकार इसका निर्धारण करती है और अनुच्छेद 243 गा के तहत। अगला फैक्ट है, ग्राम पंचायत अध्यक्ष अथवा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये है 21 वर्ष। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, ग्राम प्रधान और सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो ये ग्राम सभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव कौन करता है? तो इसमें क्षेत्र पंचायत का चुनाव क्षेत्र पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत के लोग करते हैं, और जिला पंचायत का के सदस्य करते हैं जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव। जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव कौन करता है? ये जिला पंचायत के सदस्य करते हैं, और क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र पंचायत के लोग करते हैं। अगला फैक्ट है, पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा किया गया है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को पंचायतों में किस अनुपात में स्थान आरक्षित किया जाता है? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किया जाता है या रिजर्व किया जाता है। पंचायतों में स्त्रियों के लिए कितना स्थान आरक्षित करने का प्रावधान है? तो 1/3 भाग स्थान आरक्षित करने का प्रावधान संविधान में दिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायत में आरक्षण संबंधी प्रावधान समाप्त कर दिया गया है? तो ये 83वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि सन 2000 में लाया गया था के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया है। अगला फैक्ट है, पंचायतों का नियमित चुनाव कराने के लिए संविधान में क्या प्रावधान किया गया है? तो ये पंचायतों का चुनाव उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व कराने व समय से पूर्व भंग पंचायत के लिए 6 माह के भीतर चुनाव कराने का निर्देश या प्रावधान दिए गए हैं। अगला फैक्ट है, किसी पंचायत के भंग होने पर कितने दिनों के भीतर उसका निर्वाचन आवश्यक है? तो 6 माह के भीतर ऐसी पंचायत में
निर्वाचन का होना आवश्यक होता है। अगला फैक्ट है पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है, तो ये 5 वर्ष का होता है और प्रथम अधिवेशन की तिथि से। अगला फैक्ट है भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी, तो ये राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले लागू की गई थी। कौन सी व्यवस्था? भारत में पंचायती राज व्यवस्था। अगला फैक्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम कब पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था, तो ये 2 अक्टूबर सन 1959 को सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, अगला तथ्य है सर्वप्रथम अगस्त 1958 में प्रायोगिक तौर पर पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई थी, तो ये आंध्र प्रदेश में लागू की गई थी प्रैक्टिकल रूप में। अगला फैक्ट है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किन 2 राज्यों में सर्वप्रथम एक साथ अपनाया गया था, तो ये राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश में 1959 में एक साथ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले अपनाया गया था। अगला फैक्ट है पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने की सिफारिश किस समिति ने किया था, तो ये थे अशोक मेहता समिति ने इसकी सिफारिश की द्विस्तरीय बनाई जाए पंचायती राज व्यवस्था, ऐसी सिफारिश की थी किसने? अशोक मेहता समिति ने। अगला फैक्ट है पंचायतों के रिक्त पदों हेतु निर्वाचन को किस प्रावधान द्वारा आज्ञापरक किया गया है, ये 6 माह के भीतर भरे जाने के प्रावधान द्वारा आज्ञापरक किया गया है। अगला फैक्ट है किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है, तो ये अनुच्छेद 243 आई के तहत किया गया है। अगला फैक्ट है राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राज्यपाल करता है और प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला फैक्ट है राज्य वित्त आयोग कैसा निकाय है, तो ये एक संवैधानिक निकाय है और पंचायतों का निर्वाचन कौन कराता है, तो ये राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। किसका चुनाव? पंचायतों का। इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगला तथ्य है संवैधानिक प्रावधान के तहत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन करता है, तो ये राज्य सरकार करती है और अनुच्छेद 243 के तहत। अगला है राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला फैक्ट है 1977 में गठित अशोक मेहता समिति का संबंध किससे था, तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था, जो कि 1977 में गठित की गई एक समिति थी और उस समिति का नाम क्या था, तो उसका नाम था अशोक मेहता समिति। अगला फैक्ट है जिला स्तर पर जिला परिषद तथा मंडल या ब्लॉक स्तर पर मंडल पंचायत गठित करने या क्षेत्र पंचायत गठित करने का सुझाव किस समिति ने दिया था, तो ये दिया था अशोक मेहता समिति ने। अगला फैक्ट है बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में पंचायत समिति को शक्तिशाली बनाने की सिफारिश किया था, ये अशोक मेहता समिति ने किसे प्रमुखता प्रदान किया था, इसमें सबसे प्रमुख पद बताया था जिला परिषद को। अगला फैक्ट है PV.K. राव समिति का संबंध किससे है, ये भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति है। कौन सी? PV.K. राव। योजना आयोग की सिफारिश पर PV.K. राव समिति का गठन कब किया गया था, ये 1985 में यानी 1985 में किया गया था PV.K. राव समिति का गठन। और किसकी सिफारिश पर? तत्कालीन योजना आयोग की सिफारिश पर, क्योंकि अब योजना आयोग का वर्तमान में नाम
बदल दिया गया है और इसके स्थान पर अब इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। अगला फैक्ट है, किस समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश किया था? ये थे LM सिंघवी समिति ने किया था 1986 में। अगला फैक्ट है, किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित किए जा सकने वाले करों या टैक्स और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के बारे में सिफारिशें कौन करता है? तो इसमें करता है राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंशियल कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन इसमें इसकी सिफारिश करता है। अगला फैक्ट है, किस चार्टर अधिनियम द्वारा बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास महानगरों के लिए नगर निगम स्थापित किया गया था? ये थे 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नगर निगम स्थापित किए गए थे उपरोक्त बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास महानगरों के लिए। अगला फैक्ट है, किस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम नगरीय प्रशासन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया गया? ये भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के अंतर्गत या इसके द्वारा लागू किया गया, प्रावधानित किया गया। अगला फैक्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 के द्वारा लाया गया के अंतर्गत इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। किसको? नगर पालिकाओं को। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है और ये सन 1992 के संशोधन में आया था, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगला फैक्ट है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? ये मद्रास जो कि वर्तमान चेन्नई तमिलनाडु में 1687 ईस्वी में की गई थी। अगला फैक्ट है, भारतीय संविधान में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो ये 1993 में किया गया था प्रावधान। कौन सा? भारतीय संविधान में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में 1993 में प्रावधान किए गए थे। अगला फैक्ट है, पंचायती राज व्यवस्था और उसकी समितियों से संबंधित। तो यहाँ पे हम देखेंगे बलवंत राय मेहता समिति, ये 1956 में गठित की गई थी। अशोक मेहता समिति 1977 में दूसरी समिति थी पंचायती राज से संबंधित, और तीसरी समिति थी PVK राय समिति, ये 1985 के अंतर्गत आई थी। LM सिंघवी समिति, ये चौथी समिति थी पंचायती राज से संबंधित, ये 1986 में लाई गई, और PK थुंगन समिति पाँचवीं एवं अंतिम समिति थी जो 1988 में लाई गई। और ये सभी समितियां पंचायत में संशोधन, पंचायत के सुधार से संबंधित समितियां थीं। और कुछ परीक्षोपयोगी तथ्य हम लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जिसमें पहला तथ्य है, बलवंत राय मेहता समिति की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अथवा प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश पर सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ किया था। अगला फैक्ट है, अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय जिला परिषद व मंडल पंचायत व्यवस्था का सुझाव दिया था। अगला, LM सिंघवी व PK थुंगन समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी। अगला फैक्ट है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर पर प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव के कार्यकाल में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जो 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था, किया गया है। क्या? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर दिया गया है, किसके द्वारा? PV नरसिंह राव के कार्यकाल में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा।
अगला कुछ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को किस राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था? ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा द्वारा 20 अप्रैल 1993 को अनुमोदित किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन? 74वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 के अंतर्गत लाया गया। अगला है नगरीय शासन व्यवस्था किस सूची का विषय है? ये राज्य सूची का विषय है और ये नगरीय शासन व्यवस्था को प्रविष्टि 5 में दिया गया है। अगला फैक्ट है नगर पालिका के संबंध में प्रावधान संविधान के किस भाग में दिया गया है? ये भाग 9A के अंतर्गत अनुच्छेद 243P से 243ZG तक के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये, मनन करिए। भारत में नगरपालिका संबंधी संवैधानिक प्रावधान किस तिथि को लागू हुआ? तो ये 1 जून 1993 को लागू हुआ। अगला फैक्ट है 74वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9A के तहत अनुच्छेद 243P से 243ZG तक कुल कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं? तो ये 18 नए अनुच्छेद और जोड़ दिए गए हैं। अगला फैक्ट है नगरीय स्वशासन हेतु किन संस्थाओं के गठन का प्रावधान 74वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? इसमें नगर पंचायत, नगर पालिका तथा नगर निगम को समाहित किया गया है। क्या आप जानते हैं कि अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं को स्थान आरक्षित करने के लिए संविधान में संशोधन का सर्वप्रथम बीड़ा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उठाया था। उन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप 1989 में लोकसभा में प्रस्तुत पंचायती राज से संबंधित 64वें संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित यानी 1/3 स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था की गई थी। भारत में सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम का प्रारंभ गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 1953 को किया गया था। अगला है परीक्षा की दृष्टि से कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। नगर पालिका सदस्यों का चुनाव किस रीति से किया जाता है? ये प्रत्यक्ष रीति से किया जाता है नगर पालिका के सदस्यों का चुनाव। अगला फैक्ट है किस क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को नगर पालिका का सदस्य मनोनीत किया जा सकता है? तो ये नगर प्रशासन के क्षेत्र में मनोनीत किया जा सकता है। अगला है किनको राज्य विधानमंडल नगर पालिका का पदेन सदस्य बनाए जाने का प्रावधान कर सकती है? तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों को। अगला फैक्ट है किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 243T के तहत नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितना स्थान आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है? तो कुल स्थानों का 1/3 भाग रिजर्व किया गया है। नगर पालिका का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 5 वर्ष तक प्रथम अधिवेशन की तिथि से माना गया है। परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें पहला फैक्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस विशेष राज्य से है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य से है और इसे अब वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। भारत का वह कौन सा एकमात्र राज्य है जिसका अपना अलग संविधान था? तो ये अभी तक जम्मू कश्मीर राज्य था, जो कि अभी मोदी गवर्नमेंट के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अगला फैक्ट है जम्मू कश्मीर ने भारत के साथ अधिमिलन पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर कब हस्ताक्षर किया था? तो ये 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किया था। अगला फैक्ट है जम्मू कश्मीर के किस शासक ने भारत में उसके विलय की घोषणा की थी? ये महाराजा हरि सिंह जी थे, जिन्होंने भारत के साथ जम्मू कश्मीर का विलय कर दिया था। अगला फैक्ट है जम्मू कश्मीर राज्य के लिए अलग संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये जम्मू कश्मीर की संविधान सभा द्वारा किया गया था। कब जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था? तो ये 26 नवंबर 1957 ईस्वी को लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर विधानसभा सदस्यों की कुल
संख्या कितनी है, तो ये 100 संख्या थी। और जम्मू कश्मीर विधान परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं या होते थे, तो ये कुल 36 सदस्य विधान परिषद में होते थे। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। किंतु अब इनका कोई मूल्य नहीं है। परीक्षा की दृष्टि से मित्रों हम आपके समझ कुछ पुनः और फैक्ट लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर का प्रथम सदरी रियासत किसे चुना गया था, तो ये डॉक्टर कर्ण सिंह को चुना गया था। सदरी रियासत का पदनाम कब परिवर्तित कर राज्यपाल कर दिया गया, तो ये 1965 में जम्मू कश्मीर के 6वें संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तित कर दिया गया था। अगला फैक्ट है, भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का क्या अभिप्राय है, तो ये कश्मीर का अपना अलग संविधान था। और भारत के किस राज्य का राज्यपाल विधानसभा में 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो ये जम्मू कश्मीर का तत्कालीन समय कर सकता था। किस राज्य को अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, ये जम्मू कश्मीर के राज्य को अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जम्मू कश्मीर राज्य में बिल्कुल लागू नहीं होता है, तो ये भाग 4 जो कि नीति निर्देशक तत्व हैं, और ये जम्मू कश्मीर राज्य में बिल्कुल लागू नहीं होते थे। किंतु अब ऐसी स्थिति नहीं है। भारत के किस राज्य के विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो वहाँ पर 6 वर्ष जम्मू कश्मीर का कार्यकाल होता था। और कौन सा आपात उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं होता है, तो ये है वित्तीय आपात, जो कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत भारतीय संविधान में उल्लिखित किया गया है। अगला है, संपत्ति का अधिकार भारत के किस राज्य में अभी भी मूल अधिकार है। तो अब यह समाप्त हो चुका है, इसलिए जम्मू कश्मीर में संपत्ति का अधिकार वहाँ पे अब प्रभावी नहीं है। अगला फैक्ट है, अनुच्छेद 356 के तहत जम्मू कश्मीर में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था, ये 7 जून सन 1986 को लागू किया गया था। कुछ परीक्षा की दृष्टि से हम महत्वपूर्ण फैक्ट और लेकर आपके समझ हाजिर हुए हैं, जिसमें पहला है, भारतीय संघ की राजभाषा क्या है। तो भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी है, जो कि जिसकी लिपि देवनागरी है। और हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया, तो ये 14 सितंबर सन 1949 को प्रदान किया गया। भारत में हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तभी से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब से? 1949 को लागू होने के पश्चात से। संविधान में राजभाषा से संबंधित प्रावधान किस भाग में दिया गया है, तो ये भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक राजभाषा के संबंध में प्रावधान किए गए हैं संविधान में। अगला फैक्ट है, किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा हिंदी घोषित की गई है, तो ये अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। परीक्षा के लिए ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। अगला है, राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो ये अनुच्छेद 344 के अंतर्गत किया जाता है राजभाषा आयोग का गठन। अगला फैक्ट है, किसके आदेश द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति के आदेश पर राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जून 1955 में किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो ये बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में पहले राजभाषा आयोग का गठन सन 1955 में किया गया था। अगला है, राजभाषा पर गठित संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो ये 30 सदस्य होते हैं, जिनमें लोकसभा से 20 तथा राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। नवंबर 1957 में किसकी अध्यक्षता में राजभाषा संसदीय समिति का गठन किया गया था, जीबी पंत, जो कि गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में राजभाषा संसदीय समिति का गठन 1957 में किया गया था। अगला फैक्ट है,
राज्यों की राजभाषाओं के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 345 के तहत राज्यों की राजभाषाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला फैक्ट है, राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण कौन करता है? तो ये संबंधित राज्य का विधानमंडल राजभाषा का निर्धारण करता है राज्यों के लिए। अगला फैक्ट है, संघ और किसी राज्य के मध्य या परस्पर दो राज्यों के मध्य पत्राचार किस भाषा में किया जाता है? ये हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में ऐसा पत्राचार किया जाता है। अगला फैक्ट है, किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी? ये अनुच्छेद 348 के अंतर्गत उल्लिखित किया गया है संविधान में। किसके संबंध में अनुच्छेद 350 ए के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उन्हें मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने की पर्याप्त व्यवस्था करेगा? ये कहा है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के संबंध में कहा गया है। मित्रों, यहाँ पर हम 11वीं अनुसूची के विषयों के विषय में जानकारी देखेंगे, जिसे अनुच्छेद 243 छः के अंतर्गत संविधान में रखा गया है, जिसमें पहला बिंदु है कृषि एवं कृषि का विस्तार, दूसरा भूमि विकास, भूमि सुधार, चकबंदी और भूमि संरक्षण। यहाँ पे अनुच्छेद 243 छः में ये विषय दिए गए हैं 11वीं अनुसूची के अंतर्गत। अगला है पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन, पाँचवा मत्स्य उद्योग, छठा सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी, सातवां लघु वन उपज, आठवां लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है, और नौवां है खादी ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग। अगला है ग्रामीण आवासन, 11वां है पेयजल, 12वां ईंधन और चारा, सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जल मार्ग, अन्य संचार साधन, ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय सहित शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार और मेले, स्वास्थ्य और स्वच्छता जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय भी हैं, परिवार कल्याण, महिला व बाल विकास, समाज कल्याण जिनमें विकलांग व मानसिक मंद व्यक्तियों सहित को शामिल किया गया है, दुर्बल वर्गों जिनमें अनुसूचित जातियों व जनजातियों का कल्याण से संबंधित विषय है, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण संविधान की 11वीं अनुसूची में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जो कि अनुच्छेद 243 के अंतर्गत रखे गए हैं। अब हम 12वीं अनुसूची जो कि अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के अंतर्गत है के बारे में समझेंगे कि इसमें कौन कौन से विषय दिए गए हैं। इसमें नगरीय योजना जिसके अंतर्गत शहरी योजना को भी शामिल किया गया है, भूमि उपयोग का विनिमय और भवनों का निर्माण, आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना, सड़कें और पुल, घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंध, अग्निशमन सेवाएं, नगरीय वानिकी की पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी पहलुओं की अभिवृद्धि, और समाज के दुर्बल वर्गों के जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति को शामिल किया गया है, इनके हितों के संरक्षण के लिए। अगला है गंदी बस्ती सुधार और उन्नयन, नगरीय निर्धनता उन्मूलन और नगरीय सुख सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान, खेलों के मैदानों की व्यवस्था, और सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्य परक पहलुओं की अभिवृद्धि तथा शव गाड़ना और कब्रिस्तान शवदाह और शमशान और विद्युत शवदाह को शामिल किया गया है। कांजी हाउस पशुओं के प्रतिकूलता का निवारण तथा जन्म मरण सांख्यिकी जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण होता है को भी शामिल किया गया है, तथा लोक सुख सुविधाएं जिसके अंतर्गत पथ प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाओं को भी इसमें रखा गया है। और अंतिम बिंदु है वधशालाओं और चर्म शोधनशालाओं का विनियमन, अनुच्छेद 243 डब्ल्यू जो कि 12वीं अनुसूची है के अंतर्गत ये
कुछ महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है। मित्रों, यदि अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया KDGS पॉइंट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और हो सके तो शेयर कर दें, जिससे हमारे अगले वीडियो की जानकारी आप तक यथासमय पहुंच सके। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।